नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न जो इंडियन एविडेंस से रिलेटेड है, बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर 7 इंडियन एविडेंस के प्रश्नों को आज सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है हिंदी में है, मैं उनके साथ साथ अंग्रेजी भी बताऊंगा, तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बड़ा रोल होता है आपके जुडिशरी के एग्जाम में और इन्हें अवश्य सॉल्व किया जाना चाहिए। मैं इन्हीं प्रश्नों को और उनके कॉन्सेप्ट के साथ मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ क्रिमिनल मैटर अपॉन टू होम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रिमिनल मैटर में किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर बी, या एक्यूज्ड पर है, या दोनों पर है, या न्यायालय के विवेक पर है। ये बहुत ही कॉन्क्रीट प्रिंसिपल है जिसमें यह बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ क्रिमिनल मैटर ऑन द और अपॉन द प्रोसिक्यूशन, यानी ये अभियोजन पर होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, यानी कुछ अपवादों को छोड़ करके बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन को यह बात साबित करनी होती है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है। और अपवाद के तौर पर धारा 105 इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है कि यदि एक्यूज के द्वारा किसी डिफेंस को लिया जा रहा है, चाहे ये जनरल डिफेंस हो या कोई स्पेसिफिक डिफेंस हो, या उसके किसी प्रोविजन का या उसके किसी इलस्ट्रेशन का, चाहे इंडियन पैनल कोड में या अदर लॉज में जो क्रिमिनल लॉ है उनमें यदि वो इन बेनिफिट्स को लेना चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होगा। ये 105 आपकी कह रही है, यानी जनरल प्रिंसिपल जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होता है। Mere the doubt is not sufficient, डाउट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो प्रोसिक्यूशन पर होगा। पहला ऑप्शन जो है वो अभियोजन पक्ष पर होता है। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूं। क्वेश्चन आपका जो है वो कौन सा है? ए ने बी की हत्या की है, आ पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? ए ने बी की डेथ कॉज की, ए हैज कमिटेड द मर्डर टू बी, ए पर हत्या का आरोप है, देयर इज अ चार्ज ओवर ए, इस बात में सबूत का भार किस पर होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर ए के ऊपर चार्ज लगाया गया है मर्डर का, तो इस बात को प्रूफ कौन करेगा? इस बात को स्टेट प्रूफ करेगा, यानी प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा। यह बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? स्टेट के ऊपर होगा। और स्टेट की एजेंसी कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहां पे राज्य ना होता, यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता तो वो होता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो स्टेट पर होगा। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस अध्याय में बताए गए हैं, किस चैप्टर में? यानी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पूछा गया है कि किस चैप्टर में इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे बताया गया है। तो ये अब क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि जितने भी यहां पे आपको बताए गए हैं उन सारे चैप्टर्स को आपको पता होना चाहिए। आंसर तो 1 मिनट में आ जाएगा आपका। तो चैप्टर 4 जो है ये ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है, चैप्टर 5 जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, और चैप्टर 6 जो है ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, और चैप्टर 7 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। तो आंसर इसका होगा डी। आंसर डी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। तो कभी कभी आप देख रहे हैं इन प्रश्नों को करने से यह पता चलता है कि किस नेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए इंडेक्स तैयार करना आपका बहुत जरूरी है, जहां से 1-2 प्रश्न जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 8 जो है वो स्टॉपेल के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से चैप्टर 9 जो है वो विटनेस के बारे में बात करता है। 10 जो है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस के बारे में बात कर रहा है। तो 11 चैप्टर हैं आपके यहां,
ये सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किस तथ्य को साबित करना है, जिस तथ्य को साबित करना है उसे क्या कहा जाता है? फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेना, लैक्स फोरी, लैक्स लोसी? नहीं। तो अब जरा देखिए यहां पे, जिन फैक्ट्स को प्रूव करना होता है, किन फैक्ट्स को प्रूव किया जाना होता है? मटेरियल फैक्ट्स जो फैक्ट इन इश्यू है उन्हें, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है उन्हीं फैक्ट्स को प्रूव किया जाना होता है। और जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 101 जो है वो बात करती है फैक्टा प्रोवेंडा की, और 102 जो है वो फैक्टा प्रोवेंसिया की बात करता है। तो फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंसिया, तो किसी भी तथ्य को, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं जिस पर कोई पार्टी रिलाई करती है, जिस बात को वो प्रूफ करना चाहती है, अपने फेवर में प्रेजेंट करना चाहती है, दैट इज अ फैक्टम प्रोवेंडम। और ये जो बात है 101 में बताई गई है। तो जिन तथ्यों को साबित करना है उसे आंसर आपका बी होगा, फैक्टम प्रोवेंडम। अगेन अगला क्वेश्चन, मटेरियल फैक्ट्स जिन पर एक पक्षकार निर्भर करता है, यानी मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी रिलाई ऑन, और ये जिन तथ्यों पर वो निर्भर करता है वो कौन तथ्य होते हैं? आपका फैक्टा प्रोवेंडा होता है। यानी मैं ये कहता हूं कि ये घर मेरा है, तो वो सारे फैक्ट जो मेरे फेवर में है, जिस पर मैं रिलाई करता हूं, इस बात को स्टैब्लिश करूंगा कोर्ट के सामने कि ये मेरी सेल डीड से मुझे मिला हुआ है, या मॉर्गेज डीड से मिला हुआ है, या ये जो है हमारे गिफ्ट डीड से मेरे फेवर में आया हुआ है, या सक्सेशन से मुझे मिला हुआ है। एंड व्हाट द कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट्स जिस पर आप निर्भर करते हो और जिसको आप न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हो, वो है आपका फैक्टा प्रोवेंडा। कोई भी पार्टी जिस पर वो रिलाई करती है, जिन चीजों को देना चाहती है, वो फैक्टा प्रोवेंडा है। अगला क्वेश्चन, गांडिक कार्रवाई में सिद्ध का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार है, अभियुक्त पर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार है, दोनों पक्षों पर है, हर मामले में तथ्यों पर निर्भर करता है। सीधे सीधे यहां पे लिखा हुआ है क्रिमिनल मैटर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रिमिनल मैटर में आपको मैंने बताया कि अभियोजन पक्ष पर होता है अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार, यानी इट इज बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल मैटर्स ओवर और अपॉन द प्रोसिक्यूशन, और जिसे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट उसे प्रूफ करना होता है। तो कोई डाउट नहीं है, ये आंसर जो होगा आपका आंसर ए होगा। अगेन अगला क्वेश्चन, साबित करने का भार का अर्थ है किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व, यह परिभाषित किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 201 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में। साबित करने का भार का अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 200 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 में। अब ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल जा रहा है, 201 होगा नहीं, 167 मैक्सिमम धारा है, 200 होगा नहीं, 100 है नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो 101 से शुरू होता है, तो 101 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार है विचारण के दौरान परिवर्तित होता रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो 101 जो है ये नेवर शिफ्ट, कभी भी बदलती नहीं है। मैं क्लास में पढ़ाते समय ये बताया था कि धारा 101 जो है वो परिवर्तित नहीं होती, यानी वाद को स्थापित करने का भार जो है जिस व्यक्ति के ऊपर होता है उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। साक्ष्य को लाने का भार जो है 102 बताता है कि वो चेंज होता रहता है, यानी शिफ्ट करता है, प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट और डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ, ये चेंज होता रहता है। जबकि 101 जो है ये बदलता नहीं, तो विचारण के दौरान परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, कभी परिवर्तित नहीं होता है, नेवर चेंज। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार। तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार जो है 102 के अंतर्गत मैंने बताया था कि साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है एविडेंस बिफोर द कोर्ट,
ये शिफ्ट करता रहता है फ्रॉम प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ, ये चेंज होता रहता है। क्योंकि जब आप 102 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा, तो वहां पे बताया है साक्ष्य उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा यदि दोनों पक्षकारों के द्वारा यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना किया जाए तो वह असफल हो जाएगा। यानी दो पार्टियां हैं, दो पार्टियों में किसको एविडेंस लाना होगा, ये आप देख लें जरा। दो पार्टियों में से किसको एविडेंस लाना होगा, इसे देखिए। ये पार्टी है आपकी ए एंड बी, ये आपका प्लेंटिफ है, ये आपका डिफेंडेंट है, ये वर्सेस में। अब कह रहा है कि साक्ष्य जो है किसे प्रस्तुत करना होगा, किसे साक्ष्य को लाना होगा। तो यहां पे साक्ष्य उस व्यक्ति को लाना होगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से किसी को लाना होगा जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य न दिया जाए तो। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं कि ये दोनों तरफ की तराजू है और दोनों तरफ से यहां पे ए अपना साक्ष्य ले आता है और यहां पे बी अपना साक्ष्य जो है वो लेकर के आता है। ए ने साक्ष्य दे दिया है तो इसका वेट जो है, ये बैलेंस है, आपकी तराजू है, तो ये इधर आ गया। अब पूछा जा रहा है कि अब साक्ष्य कौन ले आएगा, इसने तो अपना साक्ष्य दिया तो इसका बैलेंस इधर आ गया। अब बी जो है यदि अपना साक्ष्य नहीं देगा या ए अब अपना साक्ष्य नहीं देगा तो भार किस तरफ ज्यादा है, ए जीत जाएगा। तो 102 क्या कहता है कि दोनों ओर से यदि कोई साक्ष्य न दिया जाए तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। अब ये भी साक्ष्य न दे और ये भी साक्ष्य न दे तो कौन असफल हो रहा है, दिस वन। तो साक्ष्य किसको लाना होगा, बी को लाना होगा। सपोज बी ने साक्ष्य दिया तो उसकी तराजू जो है वो यहां पहुंच गई। अब जरा देखिए, अब कह रहा है कि अब साक्ष्य किसको लाना होगा, तो कह रहा है उस व्यक्ति को लाना होगा यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य अब न दिया जाए तो वह असफल हो जाएगा। यदि इस पोजीशन पे देखें बी भी कोई ना दे, ए ना दे, तो कौन हार रहा है, ए। अब किसको लाना होगा, साक्ष्य ए को लाना होगा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रीपोंडरेंस के आधार पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रीपोंडरेंस के आधार पर इस बात को डिसाइड किया जाता है। तो साक्ष्य उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है जो असफल हो जाएगा अपने मामले में यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य न दिया जाए। ये धारा 102 आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है आपका वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार ये बदलता रहता है। ये प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट और डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ जो है वो चेंज होता रहता है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। यही बात मैं बता रहा था, 102 में ये बात बताई गई है। अगेन यहां पर एक बंध पत्र के आधार पर ड्यूज अमाउंट के लिए का वाद लाता है, उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृत है किंतु यह कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त था। जिस बात का प्रत्याख्यान करता है सबूत का भार किस पर होगा। ये क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पे जो बताया गया है क्वेश्चन, यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पे ये है कि यहां पर एक बंध पत्र के आधार पर शोध धन के लिए का वाद लाता है। यानी ए जो है वो वाई पर सूट ले आता है, किस बात के आधार पर, कि बॉन्ड के आधार पर। यानी ए ब्रिंग अ सूट ओवर द वाई, कि वाई ने एक बॉन्ड जो लिखा था उसके आधार पर जो ड्यूज अमाउंट है वो अभी ए को नहीं मिला है और इसलिए ए जो है वाई के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। वाई यहां पे क्या कह रहा है, उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृत है किंतु यह कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त नहीं था। इसने कहा, यानी वाई ने कहा कि यस मैंने बॉन्ड तो लिखा हुआ है लेकिन मुझे ए ने पैसा कभी दिया ही नहीं। तो यहां पे वाई एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने बॉन्ड को लिखा हुआ है लेकिन उसने जो है पैसे को प्राप्त ही नहीं किया हुआ है। ए डिड नॉट गेट द अमाउंट, ए डिड नॉट गेट द मनी, और ए ने वाई डिड नॉट गेट द अमाउंट, और ए जो है उसने कपट किया है वाई के साथ। तो यहां पे अब इस बात को प्रूफ करने की जो आवश्यकता है वो कौन प्रूफ करेगा, तो इस बात को वाई को प्रूफ करना होगा कि तुम्हें वह पैसा नहीं मिला हुआ है या ए ने आपके साथ
कपट किया है, इस बात को असर्ट करता है वाई कि ए हैज कमिटेड अ फ्रॉड। तो इस बात को कौन असर्ट कर रहा है? वाई। तो कौन इस बात को प्रूफ करेगा? वाई प्रूफ करेगा ए के अगेंस्ट। तो यहां पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पर है? तो यहां पे ए पर होगा, यह बात आपके। अब जरा देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित है? तो 102 जो है वो चेंज हो रही है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, ठीक है। अब खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है। ऐसी दशा में अब इस फैक्ट को देखिए बेटा, यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है, यानी ए जो है वो प्रोसिक्यूट करता है बी को। किसके लिए कर रहा है? चोरी के लिए करता है यहां पे, यानी ए जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है बी को, अभियोजित करता है, और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की है, और ए इस बात को चाहता है कि कोर्ट इस बात को बिलीव करे कि बी ने ही चोरी किया हुआ है और चोरी की स्वीकृति गा से की है, और इसने इस बात की जो कन्फेशन है उसने सी से किया हुआ है। ए न्यायालय से चाहता है कि बी इस बात पर विश्वास करे कि बी ने सी के साथ कन्फेशन किया हुआ है चोरी का। ऐसी दशा में किसे साबित करना होगा कि खा ने गा के समक्ष स्वीकृति किया है? तो इसने जो कन्फेशन किया है यहां पे, इस बात को कौन कह रहा है? ए कह रहा है। तो इस बात को प्रूफ करना किसको पड़ेगा? ए को प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप 101 पढ़ते हो तो वहां पे क्या बताया गया है? जब कोई व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है, जब कोई व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि उसके द्वारा कहे गए तथ्यों के आधार पर जो किसी अधिकार या दायित्व के संबंध में है, न्यायालय विश्वास करे और निर्णय करे, तो किसे प्रूफ करना होगा उन तथ्यों को? तो उसे जो इस बात को कहता है। तो 101 इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है कि ए कहता है कि बी ने सी के साथ कन्फेशन किया है, तो आप कह रहे हो तो आप ही इस बात को प्रूफ करोगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? का को साबित करना होगा इस बात को, यानी ए को इस बात को प्रूफ करना होगा। अब यहां पे ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है। का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? और ये बात जो है बर्डन ऑफ प्रूफ में 104 के अंतर्गत बताई गई है। 104 के अंतर्गत यहां पे देखिए क्या है कि एक फैक्ट, देखिए भैया, एक फैक्ट यदि किसी दूसरे फैक्ट पर, एक फैक्ट जो है किसी दूसरे फैक्ट पर बेस्ड है, यानी फैक्ट 1 इज बेस्ड ऑन द फैक्ट 2, तो ऐसी स्थिति में यदि फैक्ट 1 को प्रूव किया जाना है तो न्यायालय के पास यह डिस्क्रिशन होता है कि इस फैक्ट को पहले प्रूव करने के लिए आदेशित कर सकता है। फिर से मैंने आपसे क्या बताया कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसका साबित होना किसी तथ्य को ग्राह्य बनाता है, ये जो वेयर की लैंग्वेज है, यानी ये फैक्ट जो है फैक्ट 1 फैक्ट 2 पर बेस्ड है, और फैक्ट 1 आप प्रूव करना चाहते हो तो न्यायालय फैक्ट 1 प्रूव करने से पहले आपसे कह सकता है कि पहले फैक्ट 2 प्रूव करके दिखाओ। अब यही बात यहां पे डाइंग डिक्लेरेशन को बताया जा रहा है कि भैया ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर माना जाए। दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। ये आपका फैक्ट 1 है। डाइंग डिक्लेरेशन यानी स्टेटमेंट जो दिया गया था ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर न्यायालय 32(1) के अंतर्गत देखे। चूंकि कोई भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन तब होगा जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, यानी ये क्या है आपका फैक्ट 2 है।
कोई भी व्यक्ति मरेगा तभी उसके द्वारा कहे गए शब्द जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन होंगे जब वह उसके मृत्यु के संबंध में होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका डाइंग डिक्लेरेशन हो, इसके लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है उस व्यक्ति की मृत्यु हो पहले। तो कोर्ट जो है इसे डाइंग डिक्लेरेशन मानने से पहले इस बात को कह सकता है कि उसकी डेथ जो है ये साबित करके दिखाइए। डाइंग डिक्लेरेशन फैक्ट 1 है और डेथ जो है वो फैक्ट 2 है। तो आप न्यायालय से चाहते हो कि डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर इसे देखा जाए, तो न्यायालय इस बात को कह सकता है कि पहले डेथ प्रूफ करके दिखाओ। तो ये बात जो बताई गई है ये 104 में बताया गया है कि जब एक तथ्य, यानी ये तभी हो सकता है जब ये हो, यानी ये फैक्ट 1 जो है ये बेस्ड करता है इस पर। तो यहां पे इस तथ्य को पहले साबित करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से यदि आप कहेंगे तो आगे भी वीडियो ले आएंगे। और यदि आपको कोई सजेशन हो या कोई डाउट्स हो तो आप फिर से एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।